हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन आपसे कर लिया था, वहां पर मैंने आपको कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के यानी साइंस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए थे, है ना। जहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, टॉपिक जो आ सकते हैं, जिनसे प्रश्न बनाया जा सकता है, उन सभी का डिस्कशन मैंने आपसे कर लिया था। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो था वो। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, है ना। उसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता रखे हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में क्या क्या आने की उम्मीद है। अगर उतना आप तैयार कर लेंगे तो अच्छी खासी तैयारी आपकी हो जाएगी। 90+ स्कोर एग्जाम में आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, तो आज हमें डिस्कशन करना जो इस बार का मॉडल पेपर आपका आया है ना, 2026 का यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उसको देखिए, सॉल्व करने से मतलब ये है कि जब थोड़ा सा आपकी तैयारी होगी, मॉडल पेपर बहुत कठिन नहीं है, लेकिन जब आपको ने कुछ पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तैयार होगा, तब आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया कुछ पढ़ा ही ना हो, तैयार ही ना किया हो, तो फिर थोड़ा सा हल करने में उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा इसको, आज जो मैं आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह जैसे दिए गए होंगे इसमें, वैसे आपको सॉल्व करवाना है, ठीक है। अब चालू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाया करेगा, यहाँ पर उसको मैं सॉल्व यहाँ पर पीछे बोर्ड पर करवा दिया करूंगा, ठीक है। प्रश्न हमेशा आपकी स्क्रीन पर आ जाया करेगा, है ना। आप इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, एचबी कोचिंग क्लासेस पर, है ना। उस पर जो है आपकी ये पीडीएफ उपलब्ध है। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। ये मेरे टेलीग्राम चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध है, ठीक है। तो आप इसको वहां पर ले सकते हैं, ठीक। तो देखिएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए एमसीक्यू है पहला आपका। एमसीक्यू आपके 20 नंबर के होते हैं तो आपको पता ही है। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कहता है। कहता है कि निम्नलिखित प्राकथनों में कौन सा सही है ना। ध्यान से देखिएगा इसको। तो कथनों में कौन सा सही है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और चार में से कहा गया कि कौन सा प्रश्न आपका, कौन सा जो ऑप्शन है वो इसमें से सही बात कह रहा है, ठीक है। तो देखिए नंबर फर्स्ट, कहता निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अगर आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष ठीक से आपने पढ़ा है और आपको पता है तो प्रश्न लगाते देर नहीं लगेगी, चुटकियों में हो जाएगा, क्योंकि ये तो फैक्ट वाला है। अगर पता है तो यस, नहीं पता तो गलत, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुएं देख पाएगा, दूर की कहां देख पाएगा। तो इसमें कह रहा है कि दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो ये तो महागलत, ठीक है। सेकंड नंबर है, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। अब ये उल्टा कर दिया। दीर्घ वाला भाई जिसको दूर दृष्टि दोष है वो दूर की वस्तुएं देखता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पास की वस्तुओं को देख सकता, तो ये भी गलत, एक दूसरे का उल्टा लिखा है, ठीक। फिर तीसरा देखिए, निकट दृष्टि वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ये सही है। निकट वाला पास की देखेगा, दूर वाला दूर की देखेगा, ठीक। चौथा देखिए क्या है। तो चौथा कहता है कि दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो ये तो नहीं जोड़ दिया तो गड़बड़ हो गया, यहाँ नहीं होता तो सही हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुएं या पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो पहले क्वेश्चन का जवाब आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर फिर सेकंड नंबर जो आपका प्रश्न आया हुआ है, इसमें देखिए क्या बताया गया है ना। सेकंड वाला तो काफी घुमा करके थोड़ा सा पूछा है, घुमा करके नहीं है, आसान ही, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको पता रहेगा। देखिए कहता है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्रतिरोध या प्रतिरोधता। अब ये प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में रुकावट, है कि नहीं। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट, है कि नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया है पदार्थ परिवर्तित होने पर, कह रहा कि पूरा पदार्थ परिवर्तित कर दिया जाए, है ना। ताप परिवर्तित होने पर, टेम्परेचर परिवर्तित कर दिया जाए। प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, है ना, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर कह रहा, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। तो कह रहा है कि इसमें परिवर्तन कब नहीं होगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था, अगर पदार्थ आप बदल देंगे तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था। अगर पदार्थ चेंज कर देंगे तो प्रतिरोध का मान बदल जाएगा, यानी पदार्थ बदलने पर प्रतिरोध बदल जाएगा, तो प्रतिरोध पर डिपेंड करेगा। तो पहला तो हो नहीं सकता। सेकंड नंबर ताप।
अगर ताप परिवर्तित करेंगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा, समानुपाती होता है तापमान के प्रतिरोध, मैंने आपको बताया था। तो अगर तापमान चेंज करेंगे तो प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा, ये तो बात सही कह रहा है, ये भी सही है। फिर कह रहा कि प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन, ये गलत है। प्रतिरोधक की आकृति, आकृति से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कह रहा कि प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन, है ना। प्रतिरोधक का मतलब क्या है? प्रतिरोधक का मतलब है कि जो आपका प्रतिरोध पदार्थ उत्पन्न कर रहा है उसकी आकृति में परिवर्तन। तो प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन से इसका कोई रिलेशन नहीं है भाई। प्रतिवर्धक प्रतिवर्धक छोटा होगा, बड़ा होगा, उसकी आकृति से क्या मतलब है भाई। जितना उसकी कैपेसिटी है, जितना वो प्रतिरोध उत्पन्न कर सकता है उतना ही तो उत्पन्न करेगा, है ना। साइज में छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें क्या लेना देना है, उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करती है बात कि कैपेसिटी कितनी है कि नहीं। तो ये गलत है कि आकृति में परिवर्तन, आकृति से कोई मतलब यहाँ पर लेना देना नहीं होता है। ठीक है, उसकी कैपेसिटी या उसकी क्षमता होती तो क्षमता के विषय में कहा जा सकता था। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता है। पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन, तो चौथा तो होगा। दोनों पहले और दूसरे को मिक्स करके चौथा ऑप्शन बना दिया है, तो पहला दूसरा चौथा तो हो नहीं सकता, तीसरा ही होगा। आकृति से कोई डिपेंड नहीं, आकृति नहीं क्षमता वगैरह अगर कह देता तो हम मान लेते कि क्षमता पर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, तो आकृति में परिवर्तन होने पर प्रतिरोधकता पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेकंड नंबर जो आपका विकल्प है ये। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा अगला जो प्रश्न देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें देखिए कोई एक आपको डायग्राम बना करके दे दिया है, काफी जबरदस्त प्रश्न बना दिया इसने, ये तो घुमा करके बना दिया। थोड़ा सा अगर ध्यान से आपने पढ़ा होगा, अगर एप्लीकेशन इसका पता है, अनुप्रयोग आपको, तो कर पाएंगे प्रश्न को, वरना कर नहीं पाएंगे इतनी जल्दी आसानी से, है ना। ये अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध से आ गया। तो डायग्राम आपको दिया है, कहता है कि कोई प्रकाश किरण नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से बी में प्रवेश करती है। माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक देखिए, नीचे से जा रही ऊपर बी में, है ना। चार ऑप्शन दिए हैं, एक से अधिक, एक से कम और एक और शून्य। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अच्छा बना दिया इसने, है ना। तो देखिए भाई, तो चलिए आसान है, मैं बता देता हूँ कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर डायग्राम बनाने की आवश्यकता है तो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए, मैंने आपको जब प्रकाश का जो अपवर्तन पढ़ाया था उसमें दो प्रकार के डायग्राम आपको बताए थे, है ना। तो देखिएगा ध्यान से, कंडीशन आपकी दो तीन हो सकती है। पहला जो आपका है देखें, है ना, तो मैंने देखिए इस माध्यम को मान लिया कि ये क्या है आपका विरल है, इसको मान लिया कि ये क्या है सघन है, यानी ऊपर का माध्यम विरल है, नीचे का माध्यम सघन है। तो प्रकाश किरण देखिए यहां से आई, ठीक है, ये मान लिया कि ए है, अब ये भी मान के बता देते आपको। ठीक है, तो यहां से प्रकाश किरण आई और इधर जाएगी, तो अगर ये माध्यम देखिए सघन है तो यहां पर क्या होगा, प्रकाश किरण इधर झुक जाएगी। थोड़ा सा ठीक से बनाएं, तो प्रकाश किरण क्या होगी, इधर झुक जाएगी। ये हमारा क्या है, अभिलंब, ये अभिलंब है ना। ठीक, तो ये अभिलंब है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रकाश किरण जब आपकी विरल माध्यम सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है। अब अभिलंब की ओर अगर झुक गई है ना, यहाँ माध्यम कैसा हो गया सघन, अगर सघन माध्यम हो जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, माध्यम विरल है तो वहां पर चाल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है कि नहीं। तो अगर इस वाले डायग्राम में अगर हम अपवर्तनांक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, अगर निकालना चाहें तो देखें, पहला माध्यम है तो पहला माध्यम कैसा है, विरल माध्यम। तो पहले माध्यम में चाल कुछ मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया, कुछ भी मान लीजिए, जैसे V1 है और ये मान लिया कि V2 है। ठीक है, तो n बराबर हम निकालना चाहें तो V1 अपॉन V2। ठीक है, अब देखिए V1 में आपको पता है, V1 में क्या होगा, V1 देखिए विरल माध्यम है और विरल माध्यम में चाल ज्यादा होगी, तो चाल का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर V1 का मान हम कुछ मान लेते हैं, समझाने के लिए आपको मान लेते हैं। जैसे V1 का मान मान लिया हमने कितना है, V1 का मान मान लिया 10। ठीक, 10 की स्पीड से किरण आ रही थी और जैसे सघन माध्यम में गई बस स्पीड डाउन, भाई भीड़ बढ़ गई ना, आप मैदान से भीड़ में घुस गए तो गाड़ी की स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो जैसे सघन माध्यम में प्रकाश किरण आई तो स्पीड कम, पहले 10 थी उसके बाद मान लिया कि 5 हो गई, आधी हो गई, है कि नहीं। तो यहां से जैसे आया तो V2 में हम चाल मान लेते कितनी है, 5। ठीक, तो 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी यहाँ पर n का मान देखिए कितना आया, 2।
तो इस वाली कंडीशन में क्या है, इस वाली कंडीशन में जो अपवर्तनांक का मान है वो 1 से बड़ा है, यानी हमेशा इसी तरीके से अब कोई भी मान लेकर के चलोगे, अगर v1 ज्यादा है v2 कम है तो हमेशा n का मान क्या होगा, हमेशा n का मान 1 से ज्यादा आएगा। यानी इस वाली कंडीशन के लिए अगर ऐसा डायग्राम बना करके देता तो अपवर्तनांक का मान कितना हो जाता, 1 से ज्यादा हो जाता। मान लिया कोई सवाल है आपको बना देता कि 10 मीटर से जा रही है, 5 मीटर से कम हो गई है, तो बताइए अपवर्तनांक कितना होगा, तो सीधे निकाल लेते रख करके इतना। ठीक है, तो पहली वाली कंडीशन के लिए ये बात हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, सेकंड नंबर की जो कंडीशन है वो इस तरीके से बना देते हैं। जैसे इस बार हम क्या मान ले कि ये वाला माध्यम क्या है आपका, सघन है, ये वाला क्या है, विरल है। ठीक, तो इस बार हम इसको मान लेते हैं कि ये विरल है वो सघन, माध्यम पलट दिया, तो यहां से सघन माध्यम से प्रकाश किरण आई, सघन माध्यम से आई और इधर जाएगी तो विरल माध्यम में कैसे ऐसे हो गई, देखिए। ठीक है, अब ये क्या है, अभिलंब से दूर भाग जाएगी, है ना, ये अभिलंब से, ये ए है और ये बी। ठीक, तो ये देखिए अभिलंब से दूर भाग गई, यानी इसकी स्पीड क्या है, बढ़ जाएगी। तो सघन माध्यम में है प्रकाश किरण, है ना, सघन माध्यम में है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या रहेगी, कम रहेगी। भाई माध्यम अगर सघन है ना, गाढ़ा है, तो वहां पर इसकी स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी। और इसमें भी वही मान लेते हैं कि यहाँ चाल कितनी है, v1 है, और यहाँ मान लेते हैं कि इसमें क्या है, v2 है। तो सघन में चाल कम होगी और इसमें चाल क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई आप भीड़ से मैदान में निकल जाओगे, तो जब भीड़ से मैदान में निकल जाओगे तो कसके गाड़ी भगाओगे, तो चाल आपकी क्या है, बढ़ जाएगी। यानी इस बार v1 का मान छोटा होगा, v2 का मान बड़ा होगा, क्योंकि v2 विरल है, v1 क्या है, सघन है। ठीक है, तो यहां अगर निकालना चाहें तो n बराबर v1 अपॉन v2 कर लें। अब v1 का मान छोटा है तो इस बार मान लेते हैं कि v1 का मान कितना है, 5 मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। तो v1 का मान मान लिया 5 है, ये 5 से आ रही थी और मैदान में जैसे निकला स्पीड 10 की हो गई, तो 5 बटे कितना हो जाएगा, 10। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 0.5। ये देखिए तो n का मान कितना हो गया, 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान क्या है, 0.5, ये 1 से क्या है, छोटा है। यानी इस वाली कंडीशन में हमेशा जब सघन से विरल में जाएगी तो अपवर्तनांक का मान कितना होगा, हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोनों केस मैंने आपको बता दिया। ठीक, उसके बाद थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में है, जैसे मान लिया कि ये आपकी प्रकाश किरण है, है ना, ए प्रकाश किरण है, ए। ठीक है, अब दोनों तरफ माध्यम समान है ना, मान लिया यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ माध्यम समान, इधर भी विरल इधर भी विरल, यहाँ पर सघन यहाँ पर सघन, यानी सघन है तो दोनों तरफ सघन सघन, विरल है तो दोनों तरफ विरल विरल। तो जब विरल विरल या सघन सघन दोनों तरफ माध्यम समान है तो प्रकाश किरण क्या होगी, वो सीधे निकल जाएगी, बिल्कुल, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ से प्रकाश किरण गई वो सीधे निकल गई इसे बी। तो अब इसमें क्या है, यहाँ पर v1 है और यहाँ पर v2 है। अब दोनों में चाल क्या होगी, बराबर, क्योंकि माध्यम दोनों क्या है, समान है। तो जैसे चाल वहां वैसे चाल यहाँ, है कि नहीं, माध्यम बदल नहीं रहा, उसी माध्यम में जब जा रही, एक का जैसा माध्यम है दोनों साइड में, तो बिल्कुल सीधे निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए n बराबर v1 अपॉन v2। v1 का मान कुछ मान ले 10, तो v2 का मान कितना 10, तो यहाँ से कट गया कितना आ गया 1, n का मान कितना आ गया 1। देखिए इस वाली कंडीशन में n का मान कितना आ जाएगा 1। तो इस डायग्राम में फिर देखिएगा, अब इस डायग्राम में दिखा दिया है उसने आपको, है ना, ये जो आप देख रहे हैं कि जो बी वाली लाइन है वो क्या है आपकी, अभिलंब से दूर भाग रही है। देखिए पहले बिल्कुल सीधे थी आई, और दूसरी सेकंड साइड में देखिए बी लिखाया गया है, और बी क्या है, ये अभिलंब से दूर हटी हुई है ना। कोण देख लीजिए तो दोनों में बी वाला कोण ज्यादा है ऊपर वाली लाइन से, अभिलंब से, है कि नहीं। तो अभिलंब से ये दूर भाग रही है, यानी नीचे वाला माध्यम क्या है, नीचे वाला माध्यम सघन है, ऊपर वाला माध्यम विरल है। ठीक है, तो नीचे वाला माध्यम आपका क्या है, सघन है। अब ये डायग्राम उल्टा करके बनाया तो कंफ्यूज ना होइएगा, ये सघन से कहाँ गई है, विरल में। तो सघन से विरल वाला केस कहाँ है, ये देखिए, सघन से विरल, सघन से जब विरल होगी तो n का मान क्या होगा, देखिए 0 पॉइंट में, यानी पॉइंट में आएगा 1 से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो मान है आपका वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी, 1 से कम। भाई सघन से कहाँ गई, विरल में,
कैसे डायग्राम में पहचानिए उसको। देखिए बी की तरफ जरा झुकी है, मतलब बी की ओर देखिए कोण बढ़ गया, ऊपर से कोण माप लीजिए, है ना, ये वाला जो कोण उसमें बनाया गया है डायग्राम में, और उस कोण को माप लीजिए, उसमें देखिए बनाया गया है, ठीक है। तो उस कोण को देख लीजिए, वहां पर वो कोण क्या है, अभिलंब से दूर भाग रही है बी वाली, यानी वो विरल माध्यम में जा रही है। विरल में तभी जाएगी जब आपका क्या होगा, कोण का मान ज्यादा हो जाएगा। सघन से जब विरल में जाएगी तभी ऐसा होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो चलिए, आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। कहता है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के लाल वर्णकें होते हैं। इन्हें दूरी से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश, है ना, करा कि वर्ण का मतलब होता है रंग, तो लाल रंग का प्रकाश क्या है, तरंग दैर्ध्य इसकी क्या होती है, बिल्कुल कम होती है। तो लाल रंग में क्या होता है, लाल रंग का जो परिकिरण होता है वो सबसे कम होता है, यही फैलता नहीं है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो परिकिरण सबसे कम है, तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है। ऑप्शन देखिए क्या बनाया है, कह रहा है कि धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक परिकिरणित होता है। बिल्कुल गलत, इसका परिकिरण होता ही नहीं है लाल रंग का, ज्यादा सबसे कम है इसका, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता। धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिकिरणित होता है, बिल्कुल सही है, न्यूनतम परिकिरण इसका होता है, यानी फैलता नहीं है, एक जगह पर इकट्ठा रहता है। और एक जगह पर जब कोई वस्तु इकट्ठा रहेगी तो बहुत दूर से दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद धुएं तथा कोहरे द्वारा सर्वाधिक अवशोषित, ये गलत है। वायु में तीव्रतम गति से चलता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है, धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम परिगणित होता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, फोर का करेक्ट। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, कहता है किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अभिसारित होती हैं। इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखे कि इसका समान आकार का प्रतिबिंब बने। कहता कि आपको फोकस दूरी इसने दे दिया है, बात कर लिया है अवतल दर्पण की, ठीक है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले हम बना देते हैं यहाँ पर अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण मैंने बना दिया यहाँ पर, देखिए, है ना, ये आपका ध्रुव है P, और ये आपका है F, और ये आपका है C, ठीक है। तो इसमें उसने आपको क्या किया है, फोकस दूरी दे दिया है। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी, यानी ये वाली दूरी। ये कितनी दे दिया उसने सवाल में आपको, 15 सेंटीमीटर। कह रहा तो इतनी दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर उसने। तो कह रहा कि समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो मैंने आपको पढ़ाया था दर्पण में या लेंस में समान आकार का प्रतिबिंब कब बनता है। तो दर्पण में मैंने आपको पढ़ाया था, अवतल में, कि जो समान आकार का प्रतिबिंब जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। यानी ये स्थिति नंबर 3 की बात कर रहा है, ठीक है। तो वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है, तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। तो फोकस दूरी यहां दी गई है, इसके प्रतिबिंब तक जाने के लिए कितना चलना पड़ेगा। तो देखिए एफ ये है, इतने से इतना और बढ़ जाइए, यानी यहां से यहां, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि जो केंद्र होता है और जो फोकस होता है ना, वक्रता केंद्र है जो फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, बराबर। तो यहाँ 15 है तो ये भी 15 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 15 तो ये भी 15, तो 15 और 15 कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 30। तो ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 15। तो टोटल कितना हम ले सकते हैं यहाँ से, 30 सेंटीमीटर। भाई सी से पी तक की दूरी है कि नहीं। तो केंद्र पर देखिए प्रतिबिंब इसका वहां बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो प्रतिबिंब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो प्रतिबिंब क्या है, आई बनेगा। तो आई से पी तक की दूरी, यानी ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी, कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका देखिए, आपको फोकस दूरी इसने सवाल में दिया, फोकस दूरी दिया है एफ, तो एफ का मान कितना है, एफ का मान इसने दिया है 30, ओ 30 नहीं सॉरी, ठीक। तो एफ का मान कितना, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। तो वक्रता केंद्र यानी सी से पी तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या किसे लिखते हैं, आर से,
है कि नहीं। तो यहाँ से सी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो आर कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ठीक, उसको हम आर से लिखते हैं। अब आर और एफ में एक संबंध होता है, आपने पढ़ा होगा फार्मूला, आर बराबर 2f। ये फार्मूला पढ़ा है, देखिए आर बराबर 2f। तो यहाँ f का मान कितना दिया 15, तो 15 गुणे 2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा 15, तो 15 दुना कितना हो जाएगा 30। ये देखिए, यानी ये वक्रता त्रिज्या है या प्रतिबिंब की दूरी है ना। तो सी से पी तक की दूरी है ना, ये वक्रता त्रिज्या है। आर बराबर कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो आप इसको प्रतिबिंब की दूरी कह सकते हैं या वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ये डायग्राम में मैंने आपको सीधे बता ही दिया है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊँ। अगर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट 100 वाट, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी। कहता है शक्ति पूछ रहा, तो आसान है, फार्मूला अगर आपको आता है तो आप लगा ले जाएंगे। तो फार्मूले में कैसा था देखिए क्वेश्चन, इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। इधर फार्मूला मैंने आपको बताया है कि P बराबर आपका V²/R, है ना। सवाल में सबसे पहले देखिए दिया क्या है, V का मतलब कैपिटल V दिया, इसका मतलब विभव या विभवांतर दिया है आपको। W दिया, इसका मतलब शक्ति दिया है, और शक्ति को किससे लिखते हैं P से। तो सवाल में आपको P और V के मान दिया है उसने। और दूसरी बार कंडीशन 110 वोल्ट कह रहा है, तो दूसरी बार V जब 110 वोल्ट रखेंगे तब वहां पर आपका शक्ति का मान निकल के आएगा। ठीक, तो ये फार्मूला याद कर लीजिए। अब यहां से क्या करना है, देखिए R निकालना है। तो R क्या हो जाएगा, ये V² हो जाएगा, नीचे अपान में P हो जाएगा। V का मान कितना है, तो 220, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और P का मान कितना है आपका, तो 100। तो यहां से 220 गुणे 220, नीचे कितना है 100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, इसको करेंगे तो 484 आ जाएगा, है ना। ये क्या आ गया है R। R का मान देखिए कितना आ गया 4। R क्या है, प्रतिरोध है, तो ओम लिख सकते हैं मात्रा। ठीक, ये देखिए, तो ये इतना निकाल लिया। अब उसके बाद सेकंड नंबर कंडीशन में क्या कह रहा था, कह रहा था कि जो है 110 वोल्ट पर इसमें कितनी शक्ति होगी, है ना, कितनी शक्ति प्रवाहित हो सकती है, यह शक्ति की खपत ज्ञात कीजिए, है ना, कितना खर्च होगा उपभोक्त। ऐसे से वर्ड लिख देता उपभोक्त, समझ न पाए उपभोक्त क्या है, खर्च। ठीक है, तो वहां पर आपको 110 वोल्ट पर कितनी शक्ति खर्च होगी ये आपको बताना है। ठीक, तो चलिए फिर से हम क्या करते हैं, फिर से आपका यही फॉर्मूला लगा देते हैं, P बराबर V²/R। तो इस बार R का मान निकाल लिया, R कितना ये आ गया है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ से शक्ति, और V कितना रखना है, इस बार जो सवाल में V दिया है 110 वोल्ट पर कह रहा, तो इस बार हमें 110 वोल्ट रखना है। तो यहाँ पर रख लीजिए 110, R का मान कितना है, तो 484, है ना। तो 110 गुणे 110, चलिए तो इसको कर लिया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, सॉल्व करने का काम आप लोगों का है। इसका आंसर जो मैं बता देता हूँ वो 25 वाट आएगा। ठीक है, तो P बराबर कितना हो गया आंसर इसका, 25 वाट, है ना। अब ये गुणा भाग वगैरह आपको आना चाहिए, है ना, वो मैंने नहीं किया, आप उसको कर लीजिएगा, ये आपका काम है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकालकर क्षैतिज तल ABCD पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाएं तो ये रेखाएं कैसी होती हैं। अब देखिए जो डायग्राम एक दे दिया, बड़ा खतरनाक टाइप का बना दिया, अब डराने के लिए ऐसा ऐसा कर देते हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं। तो इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें जो है धारा प्रवाहित हो रही है, संकेंद्रीय दीर्घवृत्ताकार, एक दूसरे समांतर, जीरो से निकट संकेंद्रीय वृत्त परंतु दूर जाने पर, है ना। तो ये तो बिल्कुल आसान है, मैंने आपको चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के नियम पढ़ाए थे, है ना, जिसमें मैंने आपको फ्रेमिंग के दाएं हाथ का नियम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, मैक्सवेल का नियम 2 पढ़ाए थे, है ना। तो इसमें कह रहा कि अगर प्लग के अंदर क्या कर दिया जाए, कोई धारा प्रवाहित ना की जाए, तो अगर कोई धारा इसके अंदर प्रवाहित नहीं होगी तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो एक समांतर होता है। अगर कोई धारा नहीं बहेगी तो क्षेत्र क्या रहेगा, बिल्कुल समांतर रहेगा, उसमें कोई प्रकार का विक्षेप नहीं होगा। ठीक है, और अगर धारा प्रवाहित हो जाएगी तो इसके अंदर जो डायरेक्शन उत्पन्न होगी, है ना, इस डायग्राम के अंदर, इसके अंदर डायरेक्शन कैसी होगी,
तो इसके अंदर कुछ ऐसी ऐसी डायरेक्शन उत्पन्न हो जाएगी, है ना, संकेंद्रीय वृत्त बनेगा इसके अंदर गोलाकार, है ना, इस तरीके से, इस तरीके से। तो गोल डायरेक्शन में इसके अंदर क्या होगी, धारा उत्पन्न होगी, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, इसके अंदर कुछ धारा उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो व्रत तो बनाएगी, लेकिन ये कह रहा कि बंद कर दिया जाए। तो जब बंद कर दोगे तो कोई भी नहीं होगा, तो उसमें कैसी होगी दिशा, समांतर रहेगी ऐसे, है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से। तो दिशा उसमें कैसी रहेगी, ये बिल्कुल समांतर रहेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें जो लिखा हुआ है आपका, ऑप्शन नंबर जो है थर्ड है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर सरल रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये आपके सॉल्व हो गए सारे फिजिक्स के। उसके बाद देखिए अगला है उपखंड, सेकंड आ गया आपका, और यहाँ से आपका जो है केमिस्ट्री का पोर्शन चालू हो जाएगा, है ना, केमिस्ट्री में। अब देखिए रसायन विज्ञान में आपसे क्या क्या बताया गया है इसमें। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि निम्न में कौन से ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी। ऊष्मा शोषी क्या होता है, जहां पर ऊष्मा का शोषण हो, ऊष्मा का अवशोषण हो, उसे कहते हैं ऊष्मा शोषी। और जहां पर ऊष्मा बाहर निकले उसको कहते हैं ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, नंबर फर्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, ये तनुकरण क्या है, तनुकरण का मतलब है किसी गाढ़े विलयन को हल्का या पतला बनाना। जलाव या सीरा है, जलाव या सीरा, मान लिया सीरा है, चाशनी खूब गाढ़ी, जलाव है। अब उस जलाव को अगर आपको क्या करना है, हल्का करना है, पतला करना, तो उसमें क्या करेंगे, पानी मिलाएंगे कस के, है कि नहीं। तो पानी जब मिलाएंगे तो पानी को मिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, डाइल्यूट करना, तनुकरण। तो उसको कहते हैं तनुकरण। अब पानी मिलाते जाएंगे, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब जलाव भी क्या है, शरबत से बेकार हो जाएगा, पानी की कंडीशन में आ जाएगा, है ना। तो ये प्रोसेस कौन सी होगी, यहाँ एसिड की बात कर लिया। देखिए एसिड कोई भी हो, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल है, चाहे नाइट्रिक अम्ल है, चाहे नाइट्रस अम्ल है, कोई भी एसिड हो, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये कंसंट्रेटेड अवस्था में, सांद्र अवस्था में इनके अंदर क्या होती है, ऊष्मा होती है। और जब इनको तनु किया जाता है तो इनके अंदर से ऊष्मा बाहर निकलती है ना। तो किसी भी एसिड को तनु करने पर उसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, और अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो वो प्रोसेस कैसी होगी, ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। तो एसिड को जब तनु करते हैं, आप देखेंगे जब प्रयोगशाला में दिखाया जाता है, तो जो जितने सांद्र एसिड होते हैं, वो सांद्र एसिड जो है आपके किसी बर्तन में जब निकाले जाते हैं तो वो बर्तन गर्म हो जाता है, बिल्कुल हीट निकल रही होती है उसके अंदर से ऊष्मा, ठीक है। तो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, तो एनर्जी क्या करती है, वो बाहर निकल रही होती है। तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी। तो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा क्या है, शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन। तो बर्फ का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, कोई भी ठोस बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में बदल जाए, है ना। तो शुष्क बर्फ यहां पर लिखा हुआ है ना, शुष्क बर्फ, ठीक है। तो बर्फ का ऊर्ध्वपातन ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदल रही है। तो ये क्या करेगी भाई, अगर कोई ठोस है और उसको गैस में बदलना है तो उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा भाई, इसको गर्म करोगे तभी तो वो बदलेगा। जब कपूर है, कपूर, है ना, अब कपूर को क्या है, जरा सा भी टेम्परेचर दे दीजिए तो वो तुरंत जल करके गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें द्रव अवस्था आती ही नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर देंगे, तापमान देंगे, तभी तो वो होगा। बर्फ को आप वायुमंडल में रख दीजिए, बर्फ वायुमंडल में रखेंगे तो पिघल जाएगी। वो कैसे पिघल जाएगी, वायुमंडल से ऊष्मा को क्या करेगी, अवशोषित करेगी। तो जब बाहर से वायुमंडल से ऊष्मा को अवशोषित करेगी तो प्रोसेस कैसे हो जाएगी, ऊष्मा शोषी। तो ये बर्फ का जो इसमें दिया गया ऊर्ध्वपातन, ये कैसा है, ऊष्मा शोषी, यानी ऑप्शन सेकंड तो आपका है, ये तो है। उसके बाद जलवाष्प का संघनन। जलवाष्प यानी भाप के रूप में है पानी, वो द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। तो कोई चीज अगर भाप में है, द्रव में कन्वर्ट हो रही, तो वो कैसे होगा, वो उसमें बाहर निकालेगी। तभी तो भाई, किसी की एनर्जी अगर कम करोगे तभी तो वो जाकर के जमेगा। कोई गर्म चीज हो, आपको उसको जमा करना हो, जमाना हो, तो उसमें से क्या करोगे, आप उसको रखोगे ठंडा हो जाए पहले। तो ठंडा कब होगा, जब उष्मा बाहर निकालेगा, है कि नहीं। तो भाप क्या होती, वाष्प क्या होगी, वाष्प आपकी गर्म होगी, और गर्म चीज ठंडे में कैसे जाएगी, जब उष्मा को बाहर निकालेगी। तो ये भी कैसा है, उष्मा क्षेपी, यानी ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तीसरा, चौथा क्या रहा, जल का वाष्पीकरण। ये तो आसान, कोई लिक्विड है, वो वाष्प में कब बदलेगा, जब उसको गर्म करोगे, जब उसको उष्मा दोगे, हीट दोगे, है ना। तो जब उसको उष्मा या हीट दोगे तो वो क्या हो जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा,
ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 ये सही है। तो इसमें सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी है, दूसरा और चौथा। तो इसका जो दूसरा और चौथा है वो आपका बिल्कुल क्या है, राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये हो जाएगा प्रश्न आपका। ठीक है, फिर देखिएगा अगला नेक्स्ट प्रश्न। तो ये मैच दी फॉलोइंग है, ये तो आसान, मैंने कहा था आपसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया था। प्राकृतिक स्रोत अम्लों के याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये आसान है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आसानी से मिला ले जाएंगे। संतरा, देखिए संतरा है, संतरा क्या है? सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का स्रोत है संतरा, बिल्कुल आसान। इमली है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, ये मैंने पढ़ाया है। सिरका आपका एसिटिक अम्ल है, यही सही है। टमाटर आपका ऑक्जेलिक अम्ल, ये सब मैंने आपको पढ़ाए बताए हैं। तो ये तो आसान था प्रश्न। अब इसमें से ऑप्शन दे करके मैच कर लीजिएगा। 1 का 3rd है, 2 का आपका 4 है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ए। ठीक, तो इसमें ये आपका हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो क्या कहता है? कहता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटाएसिड का संघटक है, क्षारीय होने के कारण पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है। ठीक है, सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटाएसिड, हाँ ये एक प्रतिअम्ल है, सोडियम बाइकार्बोनेट। जब एसिडिटी बढ़ जाती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा इसको कहते हैं, तो इसको हम खा लेते हैं तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। इसके अंदर प्रबल क्षार होता है NaOH। भाई ये दो चीजों से मिलकर के बनता है, NaOH से और H2CO3 कार्बोनिक अम्ल से। तो NaOH क्या है? प्रबल क्षार है। H2CO3 क्या है? दुर्बल क्षार है। तो प्रबल क्षार और दुर्बल अम्ल का विलयन क्या होता है? आपका क्षारी हो जाएगा। तो प्रकृति कैसी हो जाती है इसकी? क्षारी। और पेट में जो एसिड बनेगा उसको ये क्या कर देगा? उदासीन कर देगा। ठीक है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। तो एक कहे तो सही रहा है, पेट में अम्लता की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता, बिल्कुल सही है। तो कथन तर्क दोनों सही हैं, तर्क कथन का सही स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है? कहता है एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहता है कि एक्स 2 है, 2,8 है, वाई आपका 2, 8, 7 है, जेड आपका 2, 8, 2 है। ये प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा कि एक धातु है, वाई एक धातु है, जेड एक अधातु है, वाई अधातु है तथा जेड क्या है? एक धातु है। तो देखिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है? कहता है कि एक्स आपका 2 और 8 है। देखिए एक्स आपको दिया गया है 2, 8 है ना। एक्स आपको ये दिया गया है 2, 8। ये क्या है? तो ये जो दिया गया ये विन्यास है, शॉर्टकट विन्यास दिया गया है। एक्स कोई तत्व हो सकता है जिसका विन्यास 2 और 8 दिया गया है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे? ये 8 और 2 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉनों का बोहर बरी के अनुसार आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। तो बोहर बरी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा जाता है 2, 8, 7, 17 इस तरीके से लिखने का सिखाया जाता है उसमें, है ना। ये 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें करना क्या है? इसमें 8 और 2 को जोड़ दीजिए 10। तो किसी एक तत्व का परमाणु क्रमांक, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 कितने हो जाएंगे? 10। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 10। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब जोड़ते हैं तो वहां पर क्या मिलता है हमें? परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का। ठीक, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 2 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 10। और 10 जो होता है वो होता है नियॉन का परमाणु क्रमांक। 8 2 जोड़ देंगे 10 आएगा, तो 10 आया। 10 किसका परमाणु क्रमांक होता है? नियॉन का। और ये नियॉन क्या है? तो नियॉन एक धातु है ना। ये थोड़ा जो है 1 से 30 तक के तत्वों के नाम याद कर लीजिए, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान करके 1 से लेकर के 30 तक तत्वों के नाम याद कर लीजिए। इसी तरीके से कोई प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या है? नियॉन एक प्रकार की क्या है? अधातु होती है ना। नियॉन क्या है? अधातु है। ठीक, तो एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा आपका अधातु, यानी एक्स अधातु है। फिर देखिए वाई दिया गया है, वाई कितना है? तो वाई आपको दिया गया है 2, 8 और 7, है ना। अब इसको तीनों को जोड़िए, 8 2 10, 10 कितना आ जाएगा? 17। यानी इसको जोड़ने पर कितना आएगा? 17। और 17 है, ये किसी तत्व का परमाणु क्रमांक आया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 है, तो 17 किसका होता है? 17 परमाणु क्रमांक क्लोरीन का होता है, Cl का। ठीक है, तो Cl क्या है? ये अधातु है ना। ये धातु अधातु के चैप्टर से बना दिया है बेसिस से उठा करके। ठीक है, तो 17 किसका है? क्लोरीन अधातु का, यानी वाई क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा अधातु। ठीक, उसके बाद जेड देखिए कितना दिया गया? 2,
8,2, 8 2 10, 2 कितना हो जाएगा 12। और 12 किसका होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम क्या है धातु है। ठीक, तो ये धातु है, यानी जेड क्या है आपका, जेड है धातु। ये देखिए, तो आप कथन पढ़ लीजिए इसमें से। करा क्या क्या कह रहा था कि एक्स एक धातु है, तो एक्स नहीं, पहला तो गलत, एक्स अधातु आया है। कौन सा है, नियॉन है, नियॉन एक अक्रिय गैस होती है। ठीक, उसके बाद वाई एक धातु है, तो वाई अधातु आया, ये भी गलत। थर्ड, जेड एक धातु है, जेड धातु है, ये भी गलत। चौथा, वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है, वाई अधातु है, जेड धातु है, हाँ बिल्कुल ये सही। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन का डिस्कशन आपसे करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि CH3CH2OH क्षारीय KMnO4 प्लस उष्मा CH3COOH। तो एक तरफ है एथिल अल्कोहल और उससे बन गया है एसिड। तो अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होता है तो वो एसिड में कन्वर्ट होता है ना। KMnO4, KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा। ठीक है, तो पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसी का भाई है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, किसी चीज का ऑक्सीकरण करने में योगदान करते हैं। तो इसने अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवा दिया एसिड के अंदर। ठीक है, तो ये लोग प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो इसमें ऑक्सीकारक वाला आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ऑक्सीकारक, ये दोनों ऑक्सीकारक का काम करते हैं, तो ऑक्सीकारक इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए, उसके बाद ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र। अब देखिए ब्यूटेनोइक अम्ल आ गया, तो ब्यूटेनोइक अम्ल यानी ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल। तो ब्यूटेन और ओइक अम्ल, ब्यूटेन का मतलब क्या है 4 कार्बन, और उसी कार्बन में जुड़ा है ओइक अम्ल, यानी ओइक अम्ल में भी कार्बन होता है ना। ध्यान से देखिएगा, यहां पर बता देते हैं, है ना, यानी ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल। देखिए ओइक अम्ल का समूह क्या होता है, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल होता है COOH। ठीक, अब इसमें भी कार्बन आया है, इसमें कार्बन आ गया, अब तो दिक्कत हो गई। दिक्कत कुछ नहीं हुई, यहाँ C आ गया है, इसके C को भी काउंट कर लेना। कहाँ कर लेना, कार्बन श्रृंखला में। IPSC नाम जब लिखते हैं तो कार्बन अगर क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन है तो उसके कार्बन की नंबरिंग जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ के कार्बन की नंबरिंग, तो एक कार्बन तो यही हो जाएगा, एक कार्बन तो यही मिल गया। ठीक, अब यहाँ कितना है ब्यूटेन, 4 कार्बन होने चाहिए थे, तो एक तो यही मिल गया, वहां कितने होंगे फिर 3, जाहिर सी बात है 3। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ओइक अम्ल आता है और कहीं अल आता है CHO एल्डिहाइड वाला। तो जिन क्रियात्मक समूहों में कार्बन होता है उनके कार्बन की नंबरिंग हो जाती है, और वो नंबरिंग काउंट हो जाती है मेन चेन में। ठीक, याद रखिएगा। तो एक कार्बन यही मिल गया, टोटल कितने करना है, ब्यूट का मतलब क्या है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो टोटल 4 कार्बन होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओइक अम्ल आया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाएगा फिर। ठीक, तो चलिए यहाँ पर कितने कार्बन बचे, तो एक कार्बन तो उसी में काउंट हो गया, तो बचे कितने 3 कार्बन। तो यहां से 1 2 3, ये देखिए। अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो जितने बॉन्ड कार्बन के कम होंगे उतने हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा बस। तो देखिए इसको 1 2 3, और ये लगा COOH। इस कार्बन में कितना, एक बॉन्ड बना, 3 कम है, 3 लगाइए, 1 2 3। जितने बॉन्ड कम है 4 में से उतने हाइड्रोजन जोड़ देना है। वही टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। अब जितने बॉन्ड बन चुके हैं उनको छोड़ करके जितने कम है बॉन्ड, ठीक, उतने हाइड्रोजन जोड़ देना बस। तो यहाँ कार्बन के देखिए एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 2 बॉन्ड बने, 2 कम, 4 बना सकता है। एक यहाँ, एक यहाँ, इसका भी एक इधर बना, एक इधर बना, यहाँ भी एक कम, एक इधर कम। तो देखिए 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, और सब जगह पर क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन। ठीक, इसको जरा देख लो। तो ये देखिए किसी ऑप्शन में इस तरीके से लिखा नहीं है वैसे, है ना। इसको थोड़ा सा खतरनाक टाइप का बना दिया, खतरनाक टाइप में थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बना दिया है। इसको हम जानते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे। ये देखिए, अब इस तरीके का जो ऑप्शन इसमें दिया गया हो उसको मिला करके टिक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 4 कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। दोनों में इसी तरीके से बनाया है, देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, देखिए बहुत ध्यान से इसमें बनाया गया है
है ना। लेकिन बी में एक चीज गड़बड़ करी है इसने, बी में कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, अधिकतम 4 बॉन्ड। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर तो ठीक है, सामने OH जुड़ा है और पीछे साइड में फिर H कार्बन है, नीचे भी H है, तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो ये तो फिर गलत हो गया। तो बी नंबर और 4 नंबर में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और चौथे में देखिए, चौथे में बिल्कुल सही है, चौथे में 4 ही बॉन्ड है कार्बन के, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उससे मिला लीजिए, उससे मिल जाएगा। बी में जब देखेंगे तो बी में नीचे भी एक हाइड्रोजन लगा दिया, और कार्बन के जैसे नीचे हाइड्रोजन लगा दिया, तो पहले से देखिए 2 3 4 वे 4 बॉन्ड तो हो गए, नीचे लगाने की क्या जरूरत थी, क्या 5 बॉन्ड कर देंगे कार्बन के, तो गलत हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, बाकी सारे इसमें गलत हो गए। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए बायोलॉजी का पोर्शन आ गया। इसमें क्या कहा गया है, यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। करा कि लार में अगर एमाइलेज एंजाइम, करा एमाइलेज की कमी हो जाए, देखिए टाइलिन है, एमाइलेज है, इन सब की अगर कमी हो जाती तो जो शर्करा है ना भाई, शर्करा जो स्टार्च है, सॉरी शर्करा नहीं स्टार्च कहेंगे, तो स्टार्च को क्या करते हैं, स्टार्च को शर्करा में बदलने का काम करते हैं ये एंजाइम, टाइलिन एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, है ना। ये सब क्या करते हैं, शर्कराओं को, जो सॉरी जो स्टार्च होते हैं, स्टार्च को शर्कराओं में बदलने का काम करते हैं ये सारे एंजाइम लार के। टाइलिन एंजाइम है, एमाइलेज है जो आपको दिया गया है ना। ठीक, तो इसमें देखिए क्या लिखा, प्रोटीन का अमीनो अम्ल, तो ये तो सब पेट वेट में होता है, प्रोटीन का अमीनो अम्ल में तोड़ना मरोड़ना, है ना। उसके बाद स्टार्च का शर्करा में विघटित, हाँ ये सही है, स्टार्च को ही तो, स्टार्च को किसमें करता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, माल्टोज क्या है, शर्करा ही तो है, तो स्टार्च को माल्टोज में टाइलिन एंजाइम कन्वर्ट कर देता है। अब माल्टोज को ग्लूकोज में आपका ये कह सकते हैं कि जो है आगे जो एमाइलेज वगैरह या माल्टेज एंजाइम वगैरह कर देती है काम। ठीक, वसाओं का वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में विघटित होना, ये भी यहाँ नहीं होगा, ये सब पेट के अंदर ही होता है सब। विटामिन का अवशोषण छोटी आंत बड़ी आंत और मांसपेशी में ये सब कहीं होता है, ये होता नहीं यहाँ पर, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा कि स्टार्च का शर्करा में विखंडन लार में उपस्थित एंजाइम करते हैं। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले लीजिए आप। चलिए अब देखिएगा उसके बाद 4 नंबर, कहता है कि कुछ जीव अवायवीय शोषण करते हैं, हाँ बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण कर लेते हैं, ईस्ट जैसे जीव कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वर्णन कह रहा है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडन होता है, बिल्कुल सही है। अनाक्सी शोषण में ही, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है ना, पायरुवेट में, इथेनॉल में, तत्पश्चात पायरुवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है कि इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाएगा जब ऑक्सीजन नहीं होगी तब। अपूर्ण ऑक्सीकरण जब होता है तो ग्लूकोज आपका इथेनॉल, पायरुवेट और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ये भी सही है। तो कथन भी सही है, अभिकथन भी सही है, वर्णन भी सही, तो इसका पहला सही हो जाएगा, अभिकथन सही है और कथन 2, वर्णन उसकी सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, यहां से आ गया अच्छी अनैच्छिक क्रियाओं से, तो नियंत्रण समन्वय कोऑर्डिनेशन कंट्रोल आपका चैप्टर ही है। इसमें देखिए इसको मिलान करना है ना। नियंत्रण समन्वय को कहां से मिलाएंगे, देखिए नियंत्रण समन्वय किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, शरीर में नियंत्रण समन्वय की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, तंत्रिका तंत्र के माध्यम से, है कि नहीं। तो तंत्रिका तंत्र पेशी ऊतक नियंत्रण समन्वय करते हैं, बिल्कुल ठीक। तो 1 का मिला दीजिए आप ब नंबर से। ऐच्छिक क्रियाएं जिन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे बस में है, जैसे लिखना है, बातें करना, इसमें दिया गया, कुर्सी घुमाना, कार्यक्रम की समाप्ति पर ताली बजाना, तो ये सब कंट्रोल हम कर सकते हैं, ये हमारी इच्छा पर निर्भर है, हम ताली बजाएं मन हो ना बजाएं, है कि नहीं। तो ये मिला दीजिए ऐच्छिक को आप ए नंबर से, यानी सेकंड का आ हो जाएगा। पश्च मस्तिष्क में स्थित भाग अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है, ये तो सही है। इसमें कोई 2 पता होंगे तो आप मिला दे जाएंगे इसको। ठीक, एड्रेनल हार्मोन, एड्रेनल ग्रंथ से निकलने वाला एड्रेनल हार्मोन कहां से निकलता है, अधिवृक्क ग्रंथ, इंग्लिश में कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। ठीक, तो ये 4 को मिला दीजिएगा से। तो इसमें देख लीजिए, पहले को मिलाना है ब से, दूसरे को मिलाना है आ से, तो पहले का ब, दूसरे का आ, तीसरे को दा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही। ठीक है, तो बहुत कठिन नहीं था, पता होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित ए में एक डायग्राम दिया गया, अंडाशय के किस भाग को दर्शाता है। अब ये पुष्प की संरचना बना दिया, तो सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, बीच में नल की वर्तिका, फिर उसके बाद अंडाशय,
फिर अंदर क्या है आपका, बीजांड है, बीजांड के अंदर बीज है। ठीक है, तो सबसे ऊपर ए बना हुआ है, तो ए वाला भाग इसका क्या होगा, इसका ए वाला भाग जो होगा वो वर्तिकाग्र, सबसे ऊपर वर्तिकाग्र होता है टॉप पर, सबसे ऊपर की ओर। ठीक, नीचे वाला भाग वर्तिका, फिर उसके नीचे वाला जो मटकी की तरह फूला हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, नीचे का, उसको कहते हैं, इसको कहते हैं अंडाशय, है ना। तो ये अंडाशय हो जाएगा, नीचे का फूला हुआ भाग। ठीक, और बीज सबसे नीचे अंदर की ओर जो बना है वो बीजांड है, बीजांड के अंदर बीज होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो ये आसान प्रश्न था, इसमें बहुत कठिन नहीं था, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए उसके बाद देखिएगा, यदि मटर के गोल हरे बीज वाले पौधे कैपिटल आर स्मॉल वाई और झुर्रीदार तथा पीले रंग के बीज वाले पौधे में संकरण कराए तो होन पीढ़ी के बीज कैसे होंगे, गोल पीले, झुर्रीदार हरे, गोल हरे, झुर्रीदार पीले। तो कह रहा है कि संकरण जब करवाएंगे, है ना, तो कह रहा है कि गोल हरे हैं और झुर्रीदार पीले, तो गोल हरे झुर्रीदार पीले, आपको पता है कि प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण नजर आता है। ठीक है, अगर इसको बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये आर है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। ठीक, ये दोनों क्या है, प्रभावी लक्षण, तो संकरण करवाएंगे तो यहाँ से आप कैपिटल आर, कैपिटल वाई और ये कैपिटल वाई, तो ये प्रभावी लक्षण है। देखिए ये गोल के लिए, ये पीले के लिए है। ठीक, इधर वाला किसके लिए है, ये गोल है ना, और ये किसके लिए है, हरे के लिए है। ये किसके लिए है, झुर्रीदार, ये झुर्रीदार, और ये किसके लिए है, पीले के लिए, है ना। तो ये देखिए, अब झुर्रीदार और हरा ये लक्षण क्या हो गया, अप्रभावी, इसलिए प्रथम पीढ़ी में हमेशा प्रभावी लक्षण नजर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आर है, ये कैपिटल वाई, देखिए ये किसके लिए है, गोल के लिए है, ये किसके लिए, पीले के लिए, तो गोल पीला हो जाएगा। कहीं नहीं देखेंगे इसको एक तरीके से और बना लेते हैं ऐसे, है इस तरीके से, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये प्रभावी कौन होगा, बड़ा वाला लक्षण, ये देखिए कैपिटल और कैपिटल वाई, ये प्रभावी होगा, बाकी ये दोनों प्रभावी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायग्राम बनाना नहीं, समझाने के लिए करूंगा, तो बता दिया मैंने आपको, है ना, इसे कोई एग्जाम में नहीं बनाना है, बता दिया कि सीधे प्रभावी लक्षण आपको नजर आता है तो एग्जैक्ट में आप ये बना सकते हैं, इसकी कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या गोल है, ये पीला है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, गोल पीला। ठीक, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमीबा का चित्र बना करके दिया है। अब अमीबा के चित्र में देखिए, तो बिल्कुल आसान प्रोसेस दिया है इसमें, केंद्रक है, ये देखिए खाना खा रहा है अमीबा, मैंने आपको पढ़ाया था अमीबा पोषण, ये वही काम कर रहा है। तो खाना खा रहा है, तो खाना खाने से क्या होगा, पोषण मिलेगा, पाचन होगा इसका। ठीक, तो ऑप्शन दिया है अमीबा में उत्सर्जन, कोशिका विभाजन नहीं, कोशिका विभाजन नहीं है, उत्सर्जन भी नहीं है। कोशिका विभाजन अगर होता तो 2 अमीबा बन जाते, एक अमीबा से 2 अमीबा, तो वो तो हो नहीं सकता। अमीबा में उत्सर्जन कुछ निकाल रहा नहीं, अमीबा में पोषण है, सी नंबर इसका सही। डी में क्या, अमीबा में जनन नहीं, जनन नहीं है, जनन मनन नहीं है इसमें। ठीक, तो सी नंबर है अमीबा में पोषण। ठीक, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट इसका अगर लेना चाहे तो ले लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, ऊर्जा प्रवाह, करा कि बहुदिशिक और एक दिशिक, 3 दिशिक, इनमें से सभी। कहा कि जो ऊर्जा प्रवाह के 10% का नियम है, लिंडेमैन ने दिया था। उन्होंने भी कहा था कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, जो उत्पादक से लेकर के उपभोक्ता, उपभोक्ता से अपघटन करता, यानी पहले उत्पादकों के पास ऊर्जा होगी, उत्पादक को कोई उपभोक्ता खाएगा तो उस उपभोक्ता के पास ऊर्जा जाएगी, उपभोक्ता जब मरेगा तो उसको खाने वाला जो अपघटन करता है, वो अपघटन करता में ऊर्जा चली जाएगी। तो ऊर्जा एक निश्चित क्रम से चलती है, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन करता, इसी तरीके से। तो डायरेक्शन क्या है, केवल यूनिडायरेक्शनल है, एक दिशा में प्रवाहित होती है, और ऊर्जा का केवल एक स्तर से दूसरे स्तर में 10% स्थानांतरित होती है ऊर्जा। ठीक है, किसी की ऊर्जा 100 जूल थी उत्पादक की, तो उसमें से 10% वाला हिस्सा, यानी जो आपका 10 जूल है, वो जाकर के उत्पादक को मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से 10% का नियम बन जाता है उनका। तो एक बेसिक इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया गया है, ये सही हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आंसर, सोल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने सोल्यूशन करवाए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। इसके जो वर्णात्मक प्रश्न है, जो लिखने वाले हैं, उनका डिस्कशन मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में पूरा सॉल्व करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।